आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है अशोक के फूल और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहते हैं और उनमें से कोई एक जो भी आपको सरल लगे कोई एक हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 ही प्रश्न रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में 5 ही प्रश्न आएंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है और उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी होती है। और देखिए, यदि आपने किसी भी गद्यांश की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश की व्याख्या को ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को क्रमशः पढ़ेंगे और इनके उत्तर को लिखना सीखेंगे। तो देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो समय के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की परिवर्तनशीलता का वर्णन कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि समय के साथ साथ पुरानी सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर एक नई सभ्यता और संस्कृति का जन्म होता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। सभ्यताएं पुरानी होती हैं, समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर एक नई सभ्यता आती रहती है। क्यों आती रहती है? तो लेखक कहते हैं समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन ये सारी बातें लेखक कह कैसे रहे हैं? चलिए हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज यानी वर्तमान समय में, तो आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी लेखक सवाल पूछता है और क्या कहता है? लेखक कहता है कि वर्तमान समय में हम जिसे बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, जिसे सोचते हैं कि बहुत ही कीमती संस्कृति है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुमूल्य है। तो लेखक कह रहे हैं कि वर्तमान समय में जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी? क्या वह समाप्त नहीं होगी? लेखक के कहने का आशय है कि यह भी एक ऐसा समय आएगा, समय बदलेगा तो यह हमारी बहुमूल्य संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। इसी बात को लेखक आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सम्राटों सामंतों ने, यानी राजाओं और राजा के नीचे जो सामंत होते थे, तो सम्राटों और सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को यानी जिस संस्कृति को, सम्राटों यानी राजाओं और सामंतों ने जिस संस्कृति को इतना मोहक, इतना मनमोहक और मादक रूप दिया था, यानी मन को मतवाला करने वाला रूप दिया था, विलासिता से भर दिया था, वह भी लुप्त हो गई, वह संस्कृति भी समाप्त हो गई। इतना फिर से एक बार समझिए। देखिए, लेखक सभ्यता और संस्कृति की परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में जिसे हम बहुमूल्य, बहुत ही कीमती संस्कृति मान रहे हैं, सवाल करते हैं कि क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी? अर्थात नहीं, यह बहुमूल्य संस्कृति भी एक ऐसा समय आएगा, समय बदलेगा और यह भी समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त हो जाएगी? तो लेखक आगे उदाहरण देते हैं कि राजाओं ने, सम्राटों ने और सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को, जिस संस्कृति को इतना मनमोहक और मादक बनाया था, उन्मत्त करने वाला बनाया था, रूप दिया था मतलब बनाया था,
वह संस्कृति भी विलुप्त हो गई। जब यह विलुप्त हो गई तो यह भी कभी न कभी विलुप्त हो जाएगी। इसी बात को लेखक और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, धर्माचार्यों ने, हमारे धर्म आचार्यों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था। अब लेखक कहते हैं कि जो हमारे मनीषी थे, जो हमारे धर्म गुरु थे, जिस ज्ञान को और जिस वैराग्य को, वैराग्य का मतलब होता है कि संसार से विरक्त होना, यानी साधु सन्यासी बन के हिमालय पर चले जाइए, भगवान को पाने की कोशिश कीजिए, भगवान में मन लगाइए। तो कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हमारे धर्माचार्यों ने ज्ञान और वैराग्य को बहुत ही कीमती, महार्घ का मतलब कीमती, बहुमूल्य समझा था और बहुमूल्य समझा था, लेकिन क्या हुआ, वह भी लुप्त हो गया, वह भी समाप्त हो गई। बात को समझिए, फिर से पूरा समझ लीजिए, बहुत सरल है। लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में हम जिस संस्कृति को बहुत ही बहुमूल्य मान रहे हैं, क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी? अर्थात नहीं, वह भी एक ऐसा समय आएगा, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आगे लेखक कहते हैं, राजाओं और सामंतों ने जिस संस्कृति को इतना मनमोहक और मादक रूप दिया था, उन्मत्त करने वाला रूप दिया था, भाई वह भी समाप्त हो गई। हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना कीमती और बहुमूल्य समझा था, समय के साथ वह भी समाप्त हो गई। अब आगे लेखक क्या कहते हैं? अब आगे लेखक कहते हैं, मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसरासी, देखिए रसरास का मतलब होता है कि रसपूर्ण संस्कृति, रसिक संस्कृति। तो कहते हैं कि मध्यकाल में जब मुसलमान राजाओं का शासन आया, उस समय के जो अमीर लोग थे, जो रईस ज़्यादा थे, उनके अनुकरण पर जिस संस्कृति का जन्म हुआ, रसरास का मतलब रस से परिपूर्ण जो उस समय संस्कृति थी, जिसमें विलासिता भरी हुई थी, नाच गान सब कुछ भरा हुआ था, यानी जो संसार में लोगों को लगाए रखने वाली संस्कृति थी, वह उमड़ी थी मतलब जिसका जन्म हुआ था, वह भी वाष्प की भांति उड़ गई। इस बात को जरा सा समझिए, बहुत प्यारी बात है। देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी वैराग्य वाली संस्कृति भी विलुप्त हो गई, जिसमें संसार से मोह रहित होकर के लोग ईश्वर में जाना चाहते थे, मोक्ष को पाना चाहते थे, वह भी समाप्त हो गई। उसके बाद मुसलमान राजाओं का आया और उस समय ऐसी संस्कृति आई जो है रस से भरी हुई थी, जो सांसारिकता में लगाए रखने वाली संस्कृति थी। ये वैराग वाली संस्कृति थी, ये सांसारिकता में लगाए रखने वाली संस्कृति उमड़ी थी, जन्मी थी। यह संस्कृति भी समाप्त हो गई, यानी कि जो वैराग्य वाली थी वो भी समाप्त हो गई और सांसारिकता वाली भी समाप्त हो गई। कहते हैं यह मध्य युग के कंकाल में, देखिए मध्य युग के कंकाल में मतलब मध्य युग में, ठीक है, इसका मतलब मध्यकाल समय में, ऐसे बोल सकते हैं समय में। तो मध्यकाल में देखिए यहाँ दिया है मुसलमानों का ही शासन था। तो कहते हैं इस समय में लिखा हुआ व्यावसायिक गुण का कमल, देखिए व्यावसायिक युग का कमल, व्यावसायिक युग का कमल मतलब मध्यकाल में जो हमारी व्यावसायिक संस्कृति का जन्म हुआ, ठीक है। तो क्या यह संस्कृति ऐसी ही बनी रहेगी, बना रहेगा मतलब ऐसी ही बनी रहेगी? तो आशय यही है। सवाल पूछ रहे हैं क्या, देखिए फिर से सुनिए। लेखक कह रहे हैं कि क्या, प्रश्न कर रहे हैं, क्या यह मध्य युग के समय में कंकाल में लिखा हुआ यह व्यावसायिक युग का कमल, यानी मध्यकाल की यह वर्तमान की जो संस्कृति है, ऐसी ही बनी रहेगी, ऐसा ही बना रहेगा? ये कमल खिला रहेगा, लेकिन जब इसको संस्कृति कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ऐसी ही बनी रहेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर है अर्थात नहीं, यह संस्कृति भी कभी न कभी समय बदलेगा और समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। आगे लेखक कहते हैं महाकाल के, देखिए महाकाल का मतलब होता है समय के, वैसे तो महाकाल शिव को भी कहा जाता है, हम यहाँ समय कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय के प्रत्येक पदाघात से, पदाघात मतलब पैरों की चोट से, तो समय के पैरों की चोट का क्या मतलब हुआ? परिवर्तन हुआ, यानी समय के प्रत्येक परिवर्तन में धरती धंसेगी मतलब परिवर्तन होगा, नीचे धंसेगी मतलब परिवर्तन होगा। यानी जब समय बदलेगा, समय चोट करेगा, समय बदलेगा, तो धरती पर भी परिवर्तन होगा। उसके कुंठ नृत्य की, देखिए उसके का मतलब होता है समय, यहाँ पर बात समझिएगा। लेखक कहते हैं जो समय है ये एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति की तरह नृत्य करता है। तो कहते हैं कि समय रूपी जो कुंठाग्रस्त व्यक्ति है, जब वह नृत्य करेगा तो उसके नृत्य पर उसकी जो प्रत्येक चारिका माने सेविकाएं, जो नौकरानियां हैं,
यानी कहने का मतलब है जब समय नृत्य करेगा, समय बदलेगा, समय परिवर्तनशील होगा, तो जो उसकी चारिकाएँ हैं, जो उसकी नौकरानियाँ हैं, वो कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएंगी। यानी समय बदलने पर कुछ न कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ जाले पे लपेट कर ले जाएंगी, यानी उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। सब बदलेगा, लेखक कहते हैं सब कुछ बदलेगा, इस संसार में कुछ स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय बदलता है, जो समय है देख कोई समय एक सा नहीं रहता, तो लेखक वही कह रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा गद्यांश है। कहते हैं कि उसके यानी समय के कुंठ नृत्य की प्रत्येक नौकरानियां सेविकाएं कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएंगी, अर्थात कुछ न कुछ संसार से समाप्त कर देंगी। कब? जब नृत्य करेगा, समय बदलेगा तब। कहते हैं सब बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, सब विकृत होगा, सब अस्त व्यस्त होगा, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन सब नष्ट ही नहीं होगा, कहते हैं सब नष्ट होगा फिर सब कुछ नया बनेगा, सब कुछ नवीन होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, कुछ ये इसकी व्याख्या थी। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए आपको पता है इसमें और इसमें से कोई ना कोई एक निश्चित है, आएगा ही आएगा। हाँ ये आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तो दोनों आएगा, इसलिए मैंने दोनों लिया है कि दोनों का उत्तर सीख लेंगे, जो आएगा परीक्षा में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। आप पेपर में देखिएगा, जो रहेगा वही डाल दीजिएगा। मैं यहाँ कुछ डालूँ वहाँ कुछ हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। आप हमेशा पेपर में देखिए, जो नंबर है वही डालिए। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 लाइन जरूर छोड़िए। देखिए लाइनों के बीच में जब भी कोई नई चीज़ आए तो उसके बीच में उचित दूरी जरूर बनाइए। ठीक है, और देखिए इधर की लाइन आपकी सीधी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इधर की छोटी बड़ी थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन आपकी इधर वाली जैसे हो तो वो सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा लगता है दिखने में। चलिए लिखते हैं। तो प्रश्न उत्तर नंबर हम लोगों ने डाल दिया, 1 से 2 लाइन छोड़ दी। अब हम लोग जिस गद्यांश को हल करेंगे, 2 में से 1 हल करेंगे तो उसका संकेत डालेंगे और उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, फिर उप नंबर डालेंगे, यहाँ पर उप नंबर डालेंगे और प्रश्न ने कहा था संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है, या कह सकते हैं शीर्षक से उद्धृत है, या आप चाहे तो कह सकते हैं पाठ से लिया गया है। लेकिन यदि मेरी तरह आप चाहते हैं लिखना तो निबंध को बाहर रखिए और शीर्षक को कोष्ठक के अंदर कर दीजिए। ठीक है, और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए पूरा पढ़ता हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो देखिए हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और पहला उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न मुझे याद है, दूसरे प्रश्न ने कहा था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं, फिर आप नंबरिंग करेंगे, उप नंबर डालेंगे और लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या दर्शाया है। देखिए आपको पता है पूरे गद्यांश में ही लेखक ने जो है सभ्यता और संस्कृति की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है कि समय के साथ सभ्यता और संस्कृति बदलती रहती हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। आप उप नंबर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे लेखक कह रहा है कि मध्ययुगीन रसरास से लेखक का क्या तात्पर्य है। देखिए रसरास का मतलब मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो रसिक संस्कृति, यानी मध्य युग में जिस संस्कृति का जन्म हुआ उसको रसिक संस्कृति कहा गया। ठीक है, तो चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे मध्ययुगीन रसराशि से लेखक का तात्पर्य मुस्लिम शासकों के समय समाज में प्रचलित उमड़ी रसिक संस्कृति से है। पूर्ण विराम लगा देंगे और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है वैराग्य और नवीन शब्द का विलोम लिखिए। देखिए वैराग यानी विराग, ठीक है। विराग का मतलब होता है संसार से मतलब मोह रहित होना, प्रेम न करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रेम, अनुराग। विराग का, वैराग्य का अनुराग होता है। चलिए देख लेते हैं। और दूसरा वाला तो सरल ही है। देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे वैराग्य। वैराग्य का जो विलोम होता है, जो उल्टा होता है, वो अनुराग होता है। देखिए वैराग्य का मतलब होता है किसी से प्रेम न रखना, संसार की वस्तुओं से कोई प्रेम न रखना, और अनुराग का मतलब होता है प्रेम रखना। और प्राचीन माने पुराना, प्राचीन, तो इसका हो जाएगा नवीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले देख लें कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रेखा खींचना शुरू हुई है इस तरह से, और यहाँ तक रेखा खींची गई है। इतने की व्याख्या लिखनी है, लेकिन ये रेखा कहीं भी खींची जा सकती है, पेपर बनाने वाले के मूड पर होती है। तो पूरे गद्यांश की व्याख्या को हमेशा समझा करिए, और जहाँ रेखा खींची रहे उसकी व्याख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखा हूँ जहाँ खींची है, चलिए दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न ने कहा था रेखांकित अंश की व्याख्या, तो नंबरिंग करेंगे और हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक सभ्यता और संस्कृति की निरंतर परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हुए सवाल करते हैं कि, इतना मैंने भाव के अनुसार अपने जोड़ा है। अब लाइन की व्याख्या है। कहते हैं कि वर्तमान समय में जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या वह चिरकाल तक यानी हमेशा तक ऐसी ही स्थायी बनी रहेगी? अर्थात नहीं। लेखक उत्तर देते हैं अर्थात नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ सब कुछ यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो बदलता रहता है ये मैंने सब कुछ के लिए लिया है, लेकिन अगर सब कुछ आप नहीं लिखेंगे, सभ्यता और संस्कृति लिखेंगे, तब यहाँ हो जाएगा बदलती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बदलता रहता है। यही कारण है कि सम्राटों और राजाओं ने अपनी जिस संस्कृति को जन्म दिया, जिसे इतना मोहक और मादक बनाया, वह संस्कृति भी समय के साथ विलुप्त यानी समाप्त हो गई। पूर्ण विराम लगाएंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।